नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th संचयन नामक पाठ्य पुस्तक से टोपी शुक्ला जी का पाठ है जो कि राही मासूम रजा द्वारा रचित है। राही मासूम रजा इस पाठ के लेखक हैं। तो जानेंगे इस पाठ के विस्तार के बारे में और इस पाठ में छुपे हुए अर्थ को। तो टोपी शुक्ला नामक पाठ जो है, बात करते हैं इसकी कि इफ़न के बारे में कुछ जान लेना जरूरी इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। नाम है इफ़न, तो टोपी का पहला दोस्त था। तो इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। क्या यह इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। और यह नामों का भी अजीब होता है, चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं। अर्थात कहते हैं जो हिंदी उर्दू जो हैं आपस में बहनें हैं, तो हिंदवी के दो नाम हैं। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर। और नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह है कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है और यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी की टोपी की कहानी जरूरी है, कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको कुछ कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट अर्थात विकास एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट, जो कि न टूटने वाला हिस्सा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं, और यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है। आगे वो कहते हैं, राही मासूम रजा टोपी शुक्ला नामक पाठ में वर्णन करते हुए कि मैं तो एक कथाकार हूँ। कथाकार मीन्स होता है कहानीकार, और एक कथा सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ, और ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, पात्र हैं। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तज़ा। एक को टोपी कहा गया तो दूसरे को इफ़न। टोपी कहा गया बलभद्र नारायण शुक्ला को, जबकि इफ़न कहा गया सैयद जरगाम मुर्तज़ा को। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में ही मरे, परंतु वसीयत जो जायदाद थी करके मरे की लाश करबला, अर्थात करबला होता है एक स्थान का नाम है, जो कि एक पवित्र स्थान है करबला उसका।
तो उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली और उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, अर्थात उस पवित्र स्थान पर ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी, कह सकते हैं कि रोज़ नमाज नियमानुसार नमाज पढ़ने वाली बीवी। करबला, नजफ़, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका कहते हैं भी जरूर उतरवाती। अर्थात सदका होता है एक प्रकार का टोटका, जरूर वहाँ पर उतरवाती थी। तो इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी, नया 10 वर्ष की थी और जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ में उर्दी ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रही थी। हाँ, इरफान की छठी थी, उस पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। छठी कहते हैं कि जन्म के छठे दिन का स्नान पूजा उत्सव, तब उन्होंने खूब खुशी मनाई। तो यह बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा अर्थात रूप रंग समझ में नहीं आ सकता था। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाए हुए काली हड्डियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती और लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही और जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ़, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जऊन तुम से हमारी लाश न संभाली जाए ता हमरे घर भेज दियो। तो मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में है या घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन का मतलब है कि अब उनका हक नहीं था, किसी विभाग का उनके घर पर हक था। तो मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया और उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी और उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़, अर्थात बीजू पेड़ का मतलब जिसमें आम की गुठली से वह आम का पेड़ बोया था, याद आया कि उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आईं और वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ़ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई
क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इरफान जब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान की अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती। बाजी का यही हाल था कि अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नौजत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब काबली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, पाक में पवित्र परवरदिगार। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क अर्थात एक देश में एक बादशाह रहा। तो दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ते। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगे हो, तो अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तब उस बादशाह ने कहा कि तुरंत एक ठो हिरन मार लिया वा, अर्थात तुरंत एक जगह से हिरन को मार कर लाओ। और यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो नफरत थी, नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक देश की थी, अर्थात एक ही थी। अब जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने लगती, हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच विचार करवा देती। तय काहे को जाते है, उन सबन के पास मुँह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। तो वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, अर्थात हंसी का एक खिलौना तिलवा बन जाता, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। अमावट में होता है एक आम के गुठली को सुखा करके बनाई गई कुछ सूखी मेवा आदि। वहीं तिलवा में से तिल के लड्डू जिन्हें खा लेते हैं, तिल के लड्डू बना करके। तो वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा कर रही है, क्या कर रही है? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता और यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। तो यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा, वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था और लगती थी थालियाँ ही, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भरता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैगन का भरता। अम्मी। मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी टोपी के चेहरे पर जम गईं। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार तोड़ने लगी। ये लफ्ज, ये शब्द तुमने कहाँ सीखा?
सुभद्रा देवी ने सवाल किया। तो तब क्या था? लफ्ज शब्द। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है अम्मा? यह अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी। ये हम इरफान से सीखा। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। तैं कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिहवे बा का रे? तो राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गई। मिस गुस्से का घूंट पीकर रह गई। तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए, आदेश ले आए, परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी, बड़ी बुरी गति हुई। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तब फिर जाइए बे ओकरा घरे, तो फिर उसके घर जाएगा क्या? हाँ, वह कहने लगा हाँ। अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी में लो। तो राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे, अर्थात उसकी पिटाई देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम का वायची की दुकान पर कबाब खाते देखा रहा। तो मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घृणा के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा। क्यों? असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी। टोपी को यह मालूम था कि परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, अर्थात ये झूठा है, टोपी ने कहा। तो उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया कि उसका सारा बदन दुख रहा था, सारा शरीर दर्द कर रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी, दोनों जोग्राफियाँ अर्थात सभी बातें बता दी। दोनों जोग्राफियाँ का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे और बात यह थी कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता काकि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। तो हमरी दादी तब बोली, तू ही लोगन को बोल थी। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अबू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है, तो हमें एक ठो दादी और ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इरफान ने कहा। तो यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। तो उसने कहा हाँ। तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरे है। मरेगी कैसे नहीं?
क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम के बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में ऐसा क्या ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते हो तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था, दोनों प्यासे थे, और एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, अर्थात उसको कुछ सहारा सा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का, अर्थात 1945 का यूँ तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद वह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से उसका कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुँह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया और गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउ इज दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउ इज दैट का शोर हो रहा हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? तो यह सवाल गुड्डू ने किया। अब क्या था कि भृगु नारायण, उसने कहा भृगु नारायण का। बीलू ने एम्पायर को आवाज़ दी, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासी? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं, अर्थात डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी कि बट टू लुक्स सो क्लजमी। बीलू बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जबनियाँ संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाच लगी हो। ओ यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपनी अल्सेशियन को सुस्कार दिया। पेट में 7 सुइयाँ भोंकी तो टोपी की होश ठिकाने आई और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले लेकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता को छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे।
टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नू बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। यहाँ पर दाज का अर्थ है बराबरी। तो टोप बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन अर्थात उतरा हुआ, अर्थात तो उसको किसी ने पहन लिया था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ें वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया न जात पहना जाता है, दादी से बदतमीजी करते हुए मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तक हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने पीटना शुरू किया। तू 10वां में पहुंच गई बाल, अर्थात तू 10वीं कक्षा में पहुंच गया। सीता ने कहा। तू ही दादी से टर्रा, तो दादी से जब टर्राव करता है, बहस करता है, कहते ना चाहिए किन्हों तो हर दादी बाड़े। तो सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ और 90 में वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया, और बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफ़ी तेज था, अर्थात गंवार था। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। और जब वह पढ़ने बैठा, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियाँ के हवाई जहाज उड़ा डाले, अर्थात कॉपी फाड़ डालते थे। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरी साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया, और यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल कर वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में अर्थात उसी क्लास में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना उससे कोई आसान काम नहीं। उसके दोस्त 10वीं में थे, वह उन्हीं से मिला और उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता तो उसे अपना बैठना अजीब लगता। वह उस पर जुल्म यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है? शाम अवतार मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? तो यह सुनकर सारा दर्जा अर्थात पूरी क्लास हंस पड़ते। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे, और वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल रहा था। परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया। 8वीं वाले 10वीं में थे, 7वीं वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था।
कोई सवाल किया करता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। तो इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पाठशाल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अभी तो हम लोगन अर्थात हम लोग में का गुस्सा है, एड्स वालन से दोस्ती कर, हम लोग भी निकल जाएंगे, बाकी तो हैं तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई हैं। तो यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो तो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है तो वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था। इसलिए उसका पास हो ही जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नज़र से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरी बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। तो इस प्रकार से जो आपका पाठ है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।